हेलो जवानों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन आर्मी टेस्ट सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को आपको क्या है कि कॉपी में मेंटेन करना है, अपनी कॉपी में बनाकर रखना तैयार। जैसे आपकी फिजिकल तैयारी चल रही है, जब आर्मी भर्ती की प्रक्रिया होगी तो उसे फिजिकल होने के पश्चात आपको कॉपी आपके टेस्ट के लिए एक रामबाण साबित होगी। आपकी ये तैयारी निश्चित रूप से काम आएगी, आपके 101%। तो क्या करना है, आपको कॉपी में अच्छी तरह से नोट्सों को मेंटेन करते जाना है। अपना एक क्वेश्चन ही कई क्वेश्चनों को लेकर आता है। पिछली वीडियो में अपने इसी प्रकार देखा था। तो 5 क्वेश्चन तक अपन कर चुके थे। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है भाई, छठा क्वेश्चन क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भाई संसद की बात करें तो संसद का प्रावधान, पहले इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूं आप थोड़ा। संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 से लेकर 79, 80, 81 इस प्रकार है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के प्रमुख रूप से 3 अंग बताए गए। एक आपका राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो बेटा संसद के अंग, संसद के अंग एक तो क्या हो गया आपका राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तीसरा क्या बेटा? राज्यसभा। तो संसद के अंग 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन होंगे और एक प्रमुख अंग आपका कौन सा होगा? राष्ट्रपति। अब बात की जाए, जब 2 सदनों के बीच कोई विधेयक लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, और इस विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए, तो क्या होता है कि मतभेद उत्पन्न होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो बुलाता है बेटा, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? अरे बुलाएगा कौन बेटा? बुलाना है किसको? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा भाई? वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। किसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। भाई बुलाना किसको है? बुलाना राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। तो ध्यान दीजिए आप इधर। संसद की बात करें, संसद के प्रमुख रूप से कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। याद रहा। अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसको है बेटा? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 के तहत। फिर उसके बाद बात की जाए, परंतु इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रहे किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नोट कर लेना इस तरह कि संसद के प्रमुख रूप से हम कितने हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसके बाद बात की जाए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? अगला क्वेश्चन हम नहीं हो गया, किसके द्वारा बुलाया जाता है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 108 में उसका उल्लेख है। फिर उसके बाद बात की जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह आपके 3 क्वेश्चन हो गए। एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन हो गए। अच्छी तरह से आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सबसे पहले तो ये सब गया मूल संविधान में। तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। तो मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान को क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। उसके बाद संविधान में संशोधन हुए। संविधान में क्या हुआ बेटा? संशोधन हुए। संविधान में पहला संशोधन 1951 के अंदर हुआ। 1951 के अंदर हुआ। तो मूल संविधान में पूछा गया है, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? वर्तमान में कहें कि वयस्क मताधिकार की आयु
वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। वर्तमान में, अब बेटा वर्तमान में, और बात की जाए मूल संविधान की, यानी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस संविधान में, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अपना क्या हुआ? 21 वर्ष। ध्यान दीजिए, इसे संबंधित देखो भाई, मूल संविधान में कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। तो क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। याद रहे, वेरी मोस्ट, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। प्रधानमंत्री जी आपके राजीव गांधी। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 1989 में। और वयस्क मताधिकार की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु बेटा 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? बेटा 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रहे, देखो इस क्वेश्चन में मूल संविधान में आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब हुई? तो बेटा कब हुई? 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान में आपको जो वोट डालने का अधिकार है, वयस्क मतदान का जो अधिकार है, वो कितने वर्ष है बेटा? 18 वर्ष। कितने वर्ष के आयु में? 18 वर्ष। याद रहे आपको। अगला क्वेश्चन जो बात करें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, RS भदौरिया, करमवीर सिंह। क्वेश्चन एक है और बड़े काम का है। इसमें देखो चारों ऑप्शन, चारों चीजें अलग अलग, 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे इसके अंदर। देखो किस प्रकार भाई, विपिन रावत की बात की जाए तो ये वर्तमान में क्या है? CDS। क्या है? CDS। भारतीय सेना के CDS कौन है? भारत के विपिन रावत। मनोज मुकुंद नरवणे क्या है बेटा? ये आपके हैं थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है बेटा? मनोज मुकुंद नरवणे। फिर बात की जाए एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल, एयर मतलब एयर से हो गया स्पष्ट बेटा, क्या? वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया। और करमवीर सिंह एडमिरल। एडमिरल क्या होगा बेटा? करमवीर सिंह। ये क्या हो गया? आपके नौसेना अध्यक्ष। तो नोट कर लीजिए आपको इनको चारों का अच्छी तरह। वर्तमान में भारतीय CDS अधिकारी कौन है बेटा? विपिन रावत। विपिन रावत। फिर बात की जाए थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। फिर उसके बाद बात की जाए बेटा वायुसेना अध्यक्ष कौन है आपका? RS भदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष कौन है बेटा? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? तो भाई न्यूनतम आयु योग्यता कितने वर्ष है? पहला ऑप्शन 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा 35 वर्ष। तो वैसे अधिकतम बेटा न्यूनतम की बात हो रही है। अधिकतम तो क्या है कि अगर वो शमशान में चला गया और वहां से लेट गया अंतिम और वापस दोबारा आकर आया तो वापस निर्वाचन लड़ सकता है, यानी अधिकतम कितनी भी हो सकती है। तो न्यूनतम की बात करें तो 35 वर्ष। न्यूनतम की बात करें तो कितनी बेटा? 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपको पता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो गए एक तरह से। राज्यपाल ही कहीं स्टेट के अंदर, और भाई राष्ट्रपति की बात करें किसके अंदर हो गया बेटा? सेंटर के अंदर हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो आप इधर। ये आयु वाला लफड़ा खत्म करता हूं, बताता हूं आपको, ध्यान दो इधर। भाई अपन ने मतदान की पहले देखी थी, पीछे कितने वर्ष हो गए भाई? 18 वर्ष। आपके गांव में कोई चुनाव लड़ता है, पंचायत की बात करें, पंचायत सदस्य, पंच सरपंच कितने वर्ष बेटा? 21 वर्ष।
फिर बात करें विधानसभा के अंदर आ जाओ, विधायक आपका विधानसभा सदस्य के लिए बेटा कितने वर्ष है? 25 वर्ष। जिस तरह स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, इसी तरह सेंटर के अंदर होती है बेटा लोकसभा। क्या होती है? लोकसभा। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितने बेटा? 25 वर्ष। और आपको पता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री होता है। तो पूछ रहे भाई साहब इस प्रश्न को घुमाकर, भाई पीएम के लिए, आपके पीएम के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है बेटा? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। फिर उसके बाद पूछे, एक बेटा होता है राज्यसभा। क्या होती है? राज्यसभा। जिस तरह सेंटर में राज्यसभा होती है, तो कुछ अपने स्टेटों के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। सभी स्टेटों, सभी के अंदर नहीं है, सभी के अंदर नहीं है राज्यसभा, और एक होती है विधान परिषद। क्या होगी? विधान परिषद। विधान परिषद की बात की जाए तो राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, इसके लिए बेटा कितनी होगी? इसके लिए होगी 30 वर्ष। कितनी होगी भाई? 30 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता, न्यूनतम आयु योग्यता तो बेटा कितनी होगी? 35 वर्ष। तो ये सभी का आयु वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छी तरह आपके क्लियर हो जाना चाहिए इसके। तो बेटा ये आयु वाली कहानी हुई। भाई अपन बात करें पंच सरपंच के लिए बेटा कितनी? 21 वर्ष। विधानसभा विधायक के लिए बेटा कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए कितनी? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद के लिए बेटा कितनी? 30 वर्ष। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब के लिए बेटा कितनी है? सबके लिए होगी 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अपना क्या हुआ कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होगी बेटा? 35 वर्ष। कितनी होगी बेटा? 35 वर्ष। ठीक है, तो एक अपना एक क्वेश्चन हुआ एक आयु का। अब आयु संबंधी जो क्वेश्चन आए तो पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, नोट कर लेना है आपको। नोट कर लो आप कि मतदान की आयु 18 वर्ष, मतदान की आयु 18 वर्ष। पंच सरपंच के लिए कितनी बेटा? 21 वर्ष। विधानसभा विधायक, लोकसभा सदस्य के लिए बेटा कितनी? 25 वर्ष। कितने? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु बेटा कितनी? 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए बेटा कितनी? 30 वर्ष। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उन सब के लिए बेटा कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है बेटा? 35 वर्ष। तो नोट कर लेना आप इनको। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? आपको पता है कि एक आयोग था पहले अपने योजना आयोग, जिसका कार्य क्या था बेटा? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। वो गठित हुआ था अपने 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो ये कैसा निकाय था बेटा? असंवैधानिक। कैसा था? असंवैधानिक। यानी इसका जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो तो वो निकाय कहलाता है असंवैधानिक। तो नीति योजना आयोग को बेटा किसमें परिवर्तित कर दिया गया वर्तमान में? नीति आयोग में। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? याद रहे आपको, नीति आयोग का गठन कब हुआ बेटा? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किसका गठन हुआ बेटा? नीति आयोग का गठन हुआ। और आपको पता है, पता होना चाहिए, लिख लेना आप कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की वजह से बात की जाए तो कौन आगे? राजीव महर्षि नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव सी जो है अमिताभ कांत इसके हैं। तो इसका नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। आगे क्रांति बेटा, यह क्वेश्चन जो आता है नोट कर लेना आप इसको। नीति आयोग का वही प्रथम अध्यक्ष पीएम। नीति आयोग का पीएम कौन अपना है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नीति आयोग का गठन कब हुआ बेटा? 1 जनवरी 2015 को। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना अच्छी तरह, दोनों तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह। अब उसके बाद बात की जाए बेटा अगला, कृषि में संबंधित कुछ क्रांति होती जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई, जिनमें से बात करें अगला क्वेश्चन आता है आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो उन कृषि क्रांतियों से ही संबंधित है। तो
तो ध्यान दो आप, नीली क्रांति, नीली नीली आंखें, नीली आंखें किसकी होती है? मछली की। किसकी होती है? मछली की। तो बेटा किसको? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। एक ऑप्शन अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने देने के लिए बेटा कौन सी क्रांति आई? हरित क्रांति। कौन सी बेटा? हरित क्रांति 1966-67 में। और इसका जो नॉर्मन बोरलॉग, तो ये तो क्या है इसका? विश्व जनक। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन हुआ बेटा? नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय जनक कौन है बेटा? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, याद रहे। तिलहन उत्पादन से तेल निकला बेटा। तेल, सरसों का तेल कैसा होता है? पीला रंग का होता है। तो पीली क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से, विशेष रूप से तिलहन में सरसों से। किससे बेटा? सरसों से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। और मसाले उत्पादन बेटा, मसाला को बढ़ावा देने के लिए क्रांति है जिसका नाम है बादामी क्रांति। कौन सी? बादामी क्रांति। इसके अलावा एक झींगा मछली, कौन सी बेटा? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। क्या खाओगे तो लाल हो जाओगे? टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। तो बेटा लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है बेटा? टमाटर में मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर में मांस उत्पादन। क्या खाओगे तो गोल हो जाओगे? आलू। यानी जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो आलू समोसे खा के लोग क्या होते हैं? गोल मटोल हो जाते हैं। तो बेटा गोल क्रांति, कौन सी क्रांति बेटा? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। किससे बेटा? आलू उत्पादन से। ठीक है, तो इस तरह अपने क्वेश्चनों को करना है। अगले वीडियो में अपन लेकर आएंगे इससे आगे के क्वेश्चन, इनके आगे के क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन साइंस के भी डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और याद ऐसा करना है, इनको अच्छी तरह से आपको नोट करना है कॉपी के अंदर। और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा जो साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आपके साथी, उन तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना आपका फर्ज है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब आपको लगातार करते रहना है। और आपकी इस क्लास में ऐसे हो कि जल्दी सी, यानी जैसे ज्यादा को तुरंत ही फिर क्या है कि अपन इसके बाद अगर सही रेस्पॉन्ड रहा तो उसके बाद अपन इसको लाइव क्लास के रूप में लेकर आएंगे। किसके रूप में लेकर आएंगे? लाइव क्लास के रूप में। क्यों बेटा? ये कोरोना की महामारी क्या पता कितने लंबे समय तक चले। फिजिकल की तैयारी मुझे पता है पूर्ण रूप से विश्वास है, दिन रात एक कर रखा होगा, सुबह शाम अच्छी तरह प्रैक्टिस चल रही होगी। गारंटी देता हूं 100% विश्वास है। आप अपने घुटनों में जान पैदा कीजिए, अपने इरादों में हौसले बुलंद कीजिए। निश्चित रूप से गारंटी से के साथ अगर 100% आपने अपनी जान धोकर अच्छी तरह फिजिकल वगैरह तैयारी पूर्ण रूप से की, तो यानी आपको आपके बाद जवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इन क्वेश्चनों को प्रॉपर रूप से मेंटेन करते रहिए, यानी आपकी बात जज्बा ऐसा हो कि भारत माता की सेवा अपन को करनी है। अब की बार आपको जवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 101% आपको जवान बनना है। यानी बेटा सारी सुविधाएं लेनी है, कैंटीन कार्ड, और साथ में ध्यान में रखना है क्वार्टर का। ठीक है, कौन से क्वार्टर का? इस क्वार्टर के बाद नहीं का, जो क्वार्टर सेना में रहने के बाद आप अपने फैमिली में रखोगे वो, उस क्वार्टर का। तो अब की बार आपको जवान बनना है, देश की सेवा करनी है। निश्चित रूप से 101% रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आज इतना ही। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।